बहुत समय पहले की बात है। सुंदरपुर एक बहुत ही विकसित और प्यारा सा गांव हुआ करता था। लेकिन समय के साथ साथ लोगों ने गांव से पलायन करना शुरू कर दिया था। पर अब भी कुछ लोग जो गांव में रह रहे थे, जिनमें से एक परिवार था ठाकुर वीर प्रताप का। वीर प्रताप की दो बीवियां थी, रानी और मोनिका। रानी वीर प्रताप की पहली बीवी थी, लेकिन उससे संतान ना होने की वजह से वीर प्रताप ने मोनिका से दूसरी शादी करी और उससे एक बेटा हो गया। वीर प्रताप बहुत ही अमीर इंसान था। घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन उसकी दूसरी बीवी मोनिका बहुत ही तेज, चालाक और चतुर थी। उसके मन में हमेशा लालच ही भरा रहता था। रात का समय था। वीर प्रताप काम करके घर लौटकर आ रहा था और साथ ही में अपनी दोनों बीवियों के लिए एक एक साड़ी लेकर आया हुआ था। भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ, तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। वीर प्रताप की आवाज सुनते ही रसोई में काम कर रही रानी भागकर बाहर आती है। अरे आ गए आप, आइए जल्दी हाथ पैर धो लीजिए, खाना रेडी है, फिर खा लीजिए। अरे भाग्यवान, खाना पीना तो होता रहेगा। ये देखो, मैं तेरे लिए बनारसी साड़ी लाया हूँ। ओहो, दिखाइए। हो, कितनी प्यारी साड़ी लाए हो आप मेरे लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत टाइम से लेने की सोच रही थी, आज आप ही ले आए। कैसे मुस्कुरा रही हैं आप? एकदम चांद का टुकड़ा लग रही है मेरी बीवी। अजी, हमको शर्म आ रही है, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? हाँ हाँ, क्यों ना बोलूं, मेरी बीवी है ही इतनी सुंदर। तभी तेज कदमों से चलकर वीर प्रताप की दूसरी बीवी मोनिका वहाँ आ जाती है और उसने रानी के हाथों से उन साड़ियों को छीन लिया और बोली, तू कल मुँह ही कुछ ज्यादा ही नहीं इतरा रही है, इधर दे इन साड़ियों को, बढ़िया आई। मोनिका, ये क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे लिए भी तो लेकर आया हूँ, ये देखो। आप तो अपना मुंह ही बंद रखिए, कुछ ज्यादा ही प्यार फूट फूट कर नहीं निकल रहा है इस बांझ औरत के लिए। एक बच्चा तो दिया नहीं गया, मेरे आदमी का प्यार लेगी, मनहूस कहीं की। मोनिका की बातों से रानी वहीं खड़ी रोने लगी थी। उसे रोता देख वीर प्रताप को बहुत बुरा लग रहा था, तो वो उसे चुप कराने के लिए जैसे ही उसके पास गया तो मोनिका ने हाथ पकड़कर उसे पीछे खींच लिया। कोई जरूरत नहीं है इस बांझ के करीब जाने की, बोझ बनी पड़ी है इस घर पर, आखिर दिया ही क्या है इसने? ये आप क्या बोल रही हैं? बच्चा देना न देना ये तो ऊपर वाले के हाथ में है। जबान चलाएगी मुझसे, तेरी इतनी हिम्मत? तुरंत मोनिका ने रानी के मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया। वो रोते हुए अपने कमरे में चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। हे भगवान, ये क्या जुल्म है मेरे ऊपर। संतान ना होना ये क्या मेरी गलती है? मैं इसके लिए क्या करूं? मैं परेशान हो चुकी हूं इन लोगों के ताने सुन सुनकर। मुझे अपने पास बुला लो। लेकिन दूसरी तरफ मोनिका वीर प्रताप के साथ बैठकर उसे रानी के खिलाफ भड़काने में लगी हुई थी। दूर रहिए उस रानी से, बेकार में आपके घर में बोझ बनी है। ना घर का कोई काम करती है, खाती है, पीती है और सो जाती है। ये क्या बोल रही हो तुम मोनिका? भूलो मत, तुमसे पहले वही इस घर में आई है और मेरी पहली बीवी भी वही है। मैं उससे प्यार करता हूँ। तुमसे शादी मैंने सिर्फ एक संतान के लिए करी है, इतना याद रखो। ये क्या बात हुई? आज के बाद मैं रानी के लिए एक भी शब्द नहीं सुनूंगा, इतना याद रखना। इतना कहकर वीर प्रताप कमरे से बाहर चला गया। कुछ देर के बाद रात और घनी हो गई। मोनिका अपने कमरे में बेटे विवेक के साथ बैठी हुई थी और उन दोनों के बीच कुछ बातचीत हो रही थी। बेटा, हमें जल्द से जल्द इस आदमी की सारी जायदाद अपने नाम करनी होगी, वरना ये हाथ से निकलता जा रहा है। ठीक है माँ, मैं ये सारी जायदाद के कागजात बनवाता हूँ, उसके बाद धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देंगे। हाँ, इन दोनों पति पत्नी को ही कुछ ज्यादा ही हंस के जोड़े बने घूम रहे हैं। इन्हें तो इनकी औकात मैं दिखाऊंगी। मगर रानी ने कमरे के बाहर से सब कुछ सुन लिया था और जैसे ही वो वहाँ से जा रही थी तो टेबल में रखा लैंप उसके हाथ से लगा और जमीन पर गिर गया। तुरंत भागकर विवेक ने कमरे से बाहर देखा तो उसे रानी दिखाई दी और वो समझ गया कि उसने सब कुछ सुन लिया है। मम्मी मम्मी,
बड़ी मम्मी ने सब कुछ सुन लिया है, अब वो पापा को बोल देगी, जल्दी आओ। दोनों माँ बेटे भागकर रानी के पास गए। रानी वीर प्रताप को फोन कर रही थी, लेकिन तभी विवेक ने उसके हाथ से फोन को छीन लिया। मुझे पता था तुम यही हरकत करोगी। तूने अपनी मौत को खुद गले लगा लिया है। मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी। तभी विवेक और मोनिका ने रानी के हाथ पैरों को पकड़कर उसके गले को घोटना शुरू कर दिया और रानी वहीं बेहोश हो गई। लेकिन उन्हें लग रहा था कि वो मर गई है। दोनों तुरंत उसे एक पहाड़ी पर लेकर चले गए और वहां से नीचे फेंक दिया। किस्मत से रानी एक बड़े से पेड़ के ऊपर ही अटक गई और मोनिका विवेक वहां से घर चले गए और तभी वीर प्रताप भी पहुंच गया। रानी घर में उसे कहीं नजर नहीं आई तो वो सीधा मोनिका के पास आया और बोला, रानी कहाँ है? वो तो अपने मायके वापस चली गई है। बोल रही थी उसे तुम्हारे साथ नहीं रहना। दूसरी तरफ रानी मौत के मुंह में जूझ रही थी कि तभी आसमान से एक परी उड़ते हुए आई और उसकी नजर रानी के ऊपर पड़ी। अरे, लगता है कोई मुसीबत में है। परी ने तुरंत रानी को उस खाई से ऊपर निकाला। इसके बाद उसे होश में भी लेकर आई। मैं यहाँ कैसे आई और आप कौन हैं? मैं जादुई परी हूँ और तुम इस खाई में पेड़ के ऊपर अटकी हुई थी। मुझे बताओ, तुमने आत्महत्या करने की कोशिश क्यों करी? तब रानी को सब कुछ याद आया तो उसने अपनी सारी परेशानियां बता दी। इस वक्त परी ने अपनी जादुई छड़ी से रानी को जादुई रिंग दी। ये एक जादुई रिंग है, इसको पहनना और फिर तुम जो कुछ भी बोलोगी वो साबित होगा, क्योंकि ये जादुई है। अब तुम घर जाओ वरना देर हो जाएगी। दूसरी तरफ विवेक ने सारे कागजात बनवा लिए थे और वो अपने पापा के सामने बैठकर उन पर साइन करवाने लगे थे। जैसे ही वीर प्रताप ने पेन उठाई, वहाँ रानी पहुँच गई। रुक जाओ। विवेक और मोनिका हैरान हो गए। ये आपकी जायदाद हड़प कर हम दोनों को घर से बाहर निकालने वाले हैं। जैसे ही मुझे इस बात का पता चला, इन लोगों ने मुझे मारकर पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। ये सरासर झूठ बोल रही है। ये हमें घर से निकलवाना चाहती है। वैसे भी इस बात का क्या सबूत है इसके पास? सबूत मैं दिखाती हूँ। हे मेरी जादुई अंगूठी, इन दोनों की सच्चाई सामने लेकर आओ। इतना बोलते ही चमत्कार हुआ और एक जादुई दर्पण कमरे में आ गया, जिसमें वो सब कुछ दिखने लगा कि कैसे उन दोनों ने रानी को मारकर पहाड़ी से फेंका और जायदाद हड़पने की बात की। अब इससे बड़ा क्या सबूत दिखाऊं तुम्हें? वीर प्रताप को गुस्सा आया और उसने मोनिका के मुंह पर एक थप्पड़ मारा और दोनों माँ बेटे को धक्के मारकर अपने घर से बाहर फेंक दिया। अचानक वहाँ परी आ गई। रानी ने परी का शुक्रिया अदा किया और वो जादुई अंगूठी लौटा दी। लेकिन जाते जाते परी उसे आशीर्वाद देकर चली गई कि अब वो गर्भवती हो जाएगी। कुछ समय बीता, रानी को एक बेटी हो गई और फिर वो वीर प्रताप के साथ हंसी खुशी रहने लगी।